नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का गुरुकुल स्टेनो एवं टाइपिंग क्लासेस जोधपुर में। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो स्टेनो भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें पहले रिटन एग्जाम हुआ था, उसके बाद में स्टेनो का एग्जाम और उसके बाद में दोनों को मिलाकर जो मेरिट लिस्ट आई थी, उसके बाद में उसका डीवी होगा। जो भी उसमें कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं, जिनकी लिस्ट आई है, उन सभी का डीवी होगा। और डीवी से पहले एक स्क्रूटनी फॉर्म भरना होता है। पहले ये फॉर्म ऑफलाइन भरा जाता था, लेकिन पिछले कुछ समय से बोर्ड द्वारा ये फॉर्म ऑनलाइन भरवाए जाने लगे हैं, जो आपकी एसएसओ आईडी से फॉर्म भरा जाता है। और ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। 24 से 30 तारीख तक ये स्क्रूटनी फॉर्म जो है भरा जाएगा, जिसको आप अपनी एसएसओ आईडी पर जाकर उसमें जो रिक्वायरमेंट पोर्टल होता है, उस पर ऑप्शन आपको मिल जाएगा स्क्रूटनी फॉर्म का। और उसमें आप जब जाओगे तो उसमें स्टेनो भर्ती परीक्षा का जो नाम है वो लिखा हुआ होगा और उसके आगे अप्लाई का ऑप्शन होगा। उसमें जाके आपको ये पूरा फॉर्म भरना है। अब फॉर्म आपको कैसे भरना है और फॉर्म भरते समय इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे, ये सारा विस्तार से इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। हालांकि फॉर्म खोलकर आपको नहीं बताया जा सकता, क्योंकि फॉर्म ओपन करने पर किसी भी कैंडिडेट का फॉर्म ओपन होगा तो उसमें उसकी कुछ डिटेल पहले से उसमें फीड है। तो किसी कैंडिडेट की डिटेल पब्लिकली सभी को नहीं बताई जा सकती, लेकिन फिर भी फॉर्म आपको कैसे भरना है और उसमें डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे, यह इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बता दूंगा। ठीक है। देखिए, सबसे पहले जब भी आप फॉर्म खोलेंगे, स्क्रूटनी फॉर्म, इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको जो है फॉर्म भरना होगा। एक स्टेप आप क्लियर करेंगे, उसके बाद में आगे वाला फॉर्म जो है ओपन होगा। जैसे कि ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ऊपर आपको ये इस तरह से ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं: बेसिक डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, एक्सपीरियंस डिटेल, आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद में एप्लीकेंट चेकलिस्ट, क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट और अटेस्टेशन फॉर्म। ये सारे ऑप्शन आपको उस स्क्रूटनी फॉर्म में दिखाई देंगे। सबसे पहले आपका खुलेगा बेसिक डिटेल। बेसिक डिटेल में क्या होगा? आपका नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, ये सारी आपकी जो बेसिक डिटेल है वो उसमें आपको दिखाई देगी। कुछ डिटेल आपकी ऑलरेडी भर रखी होगी, क्योंकि जो आपने फॉर्म भर रखा होगा उसी से वो डिटेल सारी फैच हो जाती है और आपकी डिटेल उसमें भर रखी होगी। जैसे आपका नाम, पिताजी का नाम, ये इंग्लिश में तो भरा होगा, लेकिन आपको हिंदी में भरना है। उसके बाद में आपका जन्म स्थान और स्थायी पता, ये सारा आपको उसमें भरने होंगे। तो ये आपके सबसे पहले बेसिक डिटेल होगी, जिसको आप बिल्कुल सही से आराम से भर देना। बेसिक डिटेल वाला आप जब भर के उसको नेक्स्ट करोगे, नीचे ऑप्शन आपको मिलेगा सेव एंड नेक्स्ट का। नेक्स्ट करोगे तो सेकंड जो ऑप्शन आएगा वो आएगा क्वालिफिकेशन डिटेल का। इसमें अब क्वालिफिकेशन डिटेल में क्या होगा? 10th और 12th का डाटा तो उसमें शो होगा और साथ में RSCIT का भी, लेकिन कुछ डाटा उसमें और फीड करना होगा। कौन सा डाटा फीड करना होगा? जैसे आपके कुल कितने नंबर का पेपर था 10th में, उसमें से आपके कितने नंबर आए हैं और कितने टाइम का वो कोर्स है। जैसे कि 10th है तो वो 1 साल का होता है, तो उसमें आप 12th मंथ लिख दोगे। उसमें जो डिटेल मांगी जाएगी वो आपको भरनी होगी। साथ में 10, 12th और इन सभी के सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने होंगे। अलग अलग अपलोड करने होंगे। जैसे कि 10th का है, उसकी डिटेल भर के उसके सामने अपलोड का ऑप्शन होगा, वहां पर आपको अपलोड करना है। उसके अलावा 10, 12th के अलावा अगर आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो वो भी आपको उसमें भरना है। अब काफी सारे विद्यार्थी मैसेज करते कि सर भरना जरूरी है क्या, क्योंकि जो स्टेनो की भर्ती आई थी उसमें तो क्वालिफिकेशन मांगी थी 12th पास। भरना इसलिए जरूरी है कि जब आप ज्वाइनिंग करोगे उससे पहले जितने भी आपने पढ़ाई कर रखी है, चाहे ग्रेजुएशन कर रखी हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी हो या LLB कर रखी हो या कुछ भी कर रखा हो, वो सारी डिटेल आपको बतानी पड़ेगी। अगर मान लीजिए आपने ज्वाइनिंग कर ली, उसके बाद में 1 साल बाद में कहा सर हमारे तो पहले से ग्रेजुएशन कर रखी थी, लेकिन आपने जब ये डीवी हो रहा था तब पता ही नहीं था, तो वो फिर उसको मानेंगे नहीं। ये सारी आपकी एक सीनियरिटी लिस्ट बनती है डिपार्टमेंट की, उसमें आपकी क्वालिफिकेशन ऐड होती है कि हाँ इस कैंडिडेट ने क्या क्या क्वालिफिकेशन कर रखी है। आपने जितनी भी क्वालिफिकेशन कर रखी है, जो भी पढ़ाई कर रखी है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या उसके आगे और भी कुछ कर रखा है, तो वो सारा भी उसमें फीड करना है और उनकी मार्कशीट डिग्री सहित आपको लगानी है।
अब मार्कशीट आपको अपलोड करनी है, साथ में डिग्री भी अपलोड करनी है। अगर आपकी डिग्री नहीं आ रखी है ग्रेजुएशन की या पोस्ट ग्रेजुएशन की, तो एक प्रोविजनल डिग्री भी आती है। आपने जिस भी यूनिवर्सिटी से की है, उस यूनिवर्सिटी में आप जाकर पता करोगे तो प्रोविजनल डिग्री भी आ जाती है। और प्रोविजनल डिग्री जो है, वो आप जैसे ही उसके लिए एप्लीकेशन लगाते हो, सेम डे या फिर नेक्स्ट डे आपको मिल जाती है। तो अगर आपके पास डिग्री नहीं है, ग्रेजुएशन कर रखी है या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, लेकिन अभी तक उसकी डिग्री आपने नहीं ली है, तो आप पहले तो ट्राई करो ओरिजिनल डिग्री लेने की। अगर वो नहीं मिलती, उसमें टाइम लगता है, तो आप प्रोविजनल डिग्री लेकर वो भी अपलोड कर सकते हो। इस तरह से क्वालिफिकेशन डिटेल आपको, यानी जो भी आपने कर रखी है पढ़ाई, वो उनकी सारी डिटेल भरनी है, और उनके जो डॉक्यूमेंट है, मार्कशीट है, डिग्री है, वो सारे उसमें अपलोड करने हैं। उसके बाद में आपका नेक्स्ट ऑप्शन आएगा एक्सपीरियंस डिटेल का। एक्सपीरियंस डिटेल का ऑप्शन वैसे तो उन कैंडिडेट के लिए होता है जो किसी भर्ती में एक्सपीरियंस मांगा हो। इस भर्ती में कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, तो इसमें आपको कुछ भी भरने की आवश्यकता नहीं है। फिर नेक्स्ट आता है आइडेंटिफिकेशन का। तो इसमें आपकी फोटो और साइन जो है अपलोड होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आता है एप्लीकेंट चेकलिस्ट का। अब यहाँ तक जो चार चीजें मैंने आपको बता दी, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें बस आपको जो आपकी डिटेल होती है, जैसे कि आपकी बेसिक डिटेल है, और जो भी 10th 12th आपने कर रखी है, उनकी डिटेल आपको भरनी है, और उसके जो भी अपलोड उसमें मांग रहा है डॉक्यूमेंट अपलोड का, वो अपलोड करना है। जैसे 10th है तो 10th की आपको मार्कशीट अपलोड करनी है, 12th की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है। उसके बाद में आगे एक्सपीरियंस वाले में आपको कुछ भरने की जरूरत नहीं है। और आइडेंटिफिकेशन वगैरह में आपकी फोटो और साइन मांगा जाएगा, वो आपको भरना है। उसके बाद में एप्लीकेंट चेकलिस्ट, ये ऑप्शन आपके सामने खुलेगा। अब इसमें किस तरह से आपको डाटा दिखाई देगा, वो मैं आपको एक दूसरा कोई फॉर्म है दूसरी भर्ती का, उसके अनुसार आपको मैं बता देता हूँ। इस टाइप का आपको वहां पर दिखाई देगा। यानी ये सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। जैसे कि पहला नंबर होगा कि अभ्यर्थी की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता विज्ञप्ति विज्ञप्ति में निर्धारित योग्यता के अनुरूप है या उससे भिन्न है। तो जैसे कि आपके अनुरूप है, यानी 12th मांगी है, तो आपने 12th कर रखी है, तो उस पर आपको टिक कर देना है। ठीक है। फिर जैसे नेक्स्ट है, अभ्यर्थी ने आवेदन की अंतिम तिथि तक अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता प्राप्त कर ली है या बाद में, यानी जब आपने फॉर्म भरा था, फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट थी, वहां तक आपके 12th हो रखी थी या फिर नहीं हो रखी थी। तो आपकी हो रखी थी, तो आप उस पर टिक करेंगे कि हाँ, हमने प्राप्त कर ली थी। इस तरह से ये सारी चीजें आपको पढ़ के टिक करते जाना है। जो आपसे रिलेटेड नहीं है, जैसे कि मैं आपको इसमें बताता हूँ, ये वाला पॉइंट है टीएसपी एरिया के निवास संबंधी। ठीक है, तो हाँ या नहीं, तो इसमें आपको कुछ भरने की जरूरत नहीं है। आपको ऑप्शन वही भरने हैं जिस पर स्टार लगा हुआ होगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये जैसे कि ये आप देख रहे हैं 9th नंबर पॉइंट, इसमें जैसे कि रेड कलर का स्टार लगा हुआ है। तो जो स्टार लगा हुआ होता है, वो ही आपको भरना जरूरी होता है। तो जो भरना जरूरी है, केवल आपको वही भरना है, और पूरा पढ़ के अच्छे से समझ के उसको भरना। ठीक है। सिंपल हिंदी में लिखा होगा, इसमें कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आप जैसे ही पढ़ोगे लाइन को, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एक दो मैंने आपको पढ़ के बताए, सिंपल थे। तो जो जो आपसे रिलेटेड है, उस पर टिक करते जाना है, और उसको आगे कर देना है। ठीक है। उसके अलावा आयु से संबंधित भी उसमें ऑप्शन आएगा। जैसे कि अगर आपकी एज ज्यादा है और आपने कोई छूट ले रखी है, जैसे कि आप ओबीसी से हैं, तो आपकी एज जो वैकेंसी में लिखी हुई थी उससे ज्यादा थी, और जैसे कि ओबीसी में छूट दे रखी है 5 साल की, तो वो अगर आपने छूट ली है, तो उस पर टिक करना है। नहीं ले रखी है आपने छूट, इन सारे ऑप्शन में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये एप्लीकेंट चेकलिस्ट लिस्ट का ऑप्शन होगा, जिसमें जो आपसे रिलेटेड है, वही चीजें आपको उसमें टिक करते जाना है। पढ़कर टिक करते जाओगे, और नेक्स्ट आपको करते जाना है। इसमें अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, किसी में आप कंफ्यूज होते हैं, तो आप गुरुकुल के हेल्पलाइन नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, वो आपको बता देंगे। हालांकि आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, आपको किस पे टिक करना है। सिंपल कोई लाइन लिखी होगी, और उसके आगे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से किसी पर भी आपको टिक करना है। या फिर रिलेटेड नहीं है, तो किसी पे टिक करने की जरूरत नहीं है। तो ये एप्लीकेंट चेकलिस्ट का ऑप्शन, जिसमें आपको इस तरह से भरना होगा। उसके बाद में क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट, ये चीज है, इसमें आपको डॉक्यूमेंट सारे अपलोड करने होंगे। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, देखिए, ये एक लिस्ट जो हमने बनाई है हमारे स्तर पर, ये डॉक्यूमेंट तो अनिवार्य है। जैसे कि 10th 12th की मार्कशीट है, आरएससीआईटी है, ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखी है तो वो है, मूल निवास है,
आपके जो जाति प्रमाण पत्र है, उसके बाद में अटेस्टेशन फॉर्म है, हस्तलिखित संबंधी फॉर्म है, शपथ पत्र है, बच्चों का घोषणा पत्र है, ये सारे डॉक्यूमेंट है। उसके अलावा वहां पर आपको ये सारे ऑप्शन मिलेंगे जो मैं आपको बताता हूँ। जब आप फॉर्म खोलेंगे तो वहां पर आपको ये सारे ऑप्शन मिलेंगे। इसी के अंदर मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहला ऑप्शन है उपाधि या प्रमाण पत्र मैट्रिक यानी सेकेंडरी, यानी ये 10th का है। 10th की जो आपकी मार्कशीट है, उसके जारी क्रमांक यानी उस पर एक नंबर लिखे हुए होते हैं मार्कशीट के ऊपर, वो आपको नंबर लिखना है। और कब जारी हुई नीचे डेट लिखी हुई होती है, वो डेट आपको यहाँ पर भरनी है। फिर संलग्न संख्या, ये क्या होती है, जैसे कि आप 10th की मार्कशीट लगा रहे हैं तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट ये हुआ, तो यहाँ पर आपको 1 लिख देना है। और इसके आगे वो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, या डॉक्यूमेंट अपलोड का जो ऑप्शन है इस पर, यानी 10th की मार्कशीट यहाँ पे अपलोड होगी। उसके बाद में सेकंड ऑप्शन है हायर सेकेंडरी का यानी 12th का। तो उसमें भी सेम वही चीज, मार्कशीट के ऊपर जो नंबर लिखे हुए होते हैं, जारी क्रमांक, वो यहाँ पर भरने हैं, उसकी डेट लगानी है। और संलग्न संख्या में आ जाएगा 2 नंबर। पहला तो 10th हो गया, और दूसरा आपकी हो गया 12th की मार्कशीट, तो 2 नंबर यहाँ पर आपको लगाना है और उसकी मार्कशीट अपलोड करनी है। फिर उसके बाद में उपाधि या प्रमाण पत्र ग्रेजुएशन की, आपने जो भी ग्रेजुएशन कर रखी है, चाहे बीए, बीकॉम या बीएससी, तो उसकी सारी मार्कशीट है, यानी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, या जो सेमेस्टर के हिसाब से था, सभी सेमेस्टर की मार्कशीट प्लस डिग्री। डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल डिग्री आप लगा सकते हैं, वो लगानी है। और डिग्री के जो, या प्रोविजनल डिग्री के जो नंबर है वो यहाँ पर लगाने हैं, उसकी डेट लगानी है। और संलग्न संख्या में आ जाएगा 3 नंबर। और वो सारे, यानी मार्कशीट, डिग्री सहित वो सारे आपको एक ही पीडीएफ में बनाकर इसमें अपलोड करने हैं। सारी पीडीएफ आपको अलग अलग बनानी है, ध्यान रखें। जैसे कि पहला ऑप्शन में मांगा है 10th की मार्कशीट, तो उसकी पीडीएफ आप अलग बनाओगे और इसमें अपलोड करोगे। दूसरी 12th की, तो उसकी पीडीएफ बनाओगे, इसमें अपलोड करोगे। तीसरा ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन की जितनी भी मार्कशीट है और डिग्री है वो सारी पूरी एक पीडीएफ बनाओगे और इसमें अपलोड करोगे। उसके बाद में अधिस्नातक यानी एमए एमकॉम आपने अगर कर रखी है, सेम उसी में डिग्री के नंबर, डेट और यहाँ पर संलग्न संख्या अगर है तो 4 नंबर लगा देना, नहीं तो इसको खाली छोड़ना है। फिर आपके आता है चरित्र प्रमाण पत्र। ये वाला जो चरित्र प्रमाण पत्र है इसमें आपको कुछ नहीं लगाना है। 6 नंबर आता है एनओसी, ये 5वां नंबर है जो आप खाली छोड़ देना। 6 नंबर आता है एनओसी, अगर आप पहले से गवर्नमेंट सर्वेंट है और आपने टिक कर रखा है फॉर्म में यस कि हाँ हम पहले से गवर्नमेंट सर्वेंट थे, तो आप अभी जहां पर गवर्नमेंट सर्वेंट हो उस ऑफिस से आपको एक एनओसी लेनी होगी, अनापत्ति प्रमाण पत्र, और वो यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। अब जैसे कि 1 नंबर हो गया 10th की मार्कशीट, तो इसमें आपने 1 लगाया। 12th की मार्कशीट, तो इसमें 2 नंबर लगा दिया। अगर ग्रेजुएशन नहीं है तो इसको खाली छोड़ना है, इसको भी खाली छोड़ना है, इसको भी खाली छोड़ना है। और फिर सीधा आप एनओसी अपलोड कर रहे हैं तो ये 3 नंबर आएगा। यानी जो जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हैं उसके हिसाब से इस वाले कॉलम में आपको नंबर लगाते जाने हैं। पहले नंबर पे क्या, दूसरे पे क्या, तीसरा नहीं है तो छोड़ दो। अगले वाले अगर आप अपलोड कर रहे हो तो उसमें 3 नंबर लगाना है। इस तरह से ये भरना है। फिर उसके बाद में 7 नंबर पॉइंट है मूल निवास प्रमाण पत्र। तो मूल निवास आपका होना चाहिए, जो आपने फॉर्म भरा था उसकी लास्ट डेट थी उससे पहले का होना चाहिए। और उसके नंबर, और कब वो जारी किया हुआ उसकी डेट, और संलग्न संख्या में जितने नंबर भी आपके चल रहे हैं कंटिन्यू, उसके आगे वाला नंबर इसमें लगाना है और वो आपको अपलोड करना है। फिर उसके बाद में ईडब्ल्यूएस या फिर जो भी आपके जाति प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर अपलोड होगा, उसके नंबर। अब जाति प्रमाण पत्र में आप सभी के कंफ्यूज था कि कौन सा जाति प्रमाण पत्र लगाना है। सबसे पहले बात तो भर्ती विज्ञापन में स्पष्ट रूप से दे रखा था कि जिस दिन आप फॉर्म भरते हैं, यानी फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है उससे पहले आपके सर्टिफिकेट जारी हो रखे होने चाहिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं, या एससी कैटेगरी से हैं, या एसटी से हैं, या ओबीसी से हैं, या एमबीसी से हैं, किसी भी कैटेगरी से हैं और आप जाति प्रमाण पत्र लगा रहे हैं, तो वो जाति प्रमाण पत्र फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट थी 2024 में, उससे पहले का जारी किया हुआ होना चाहिए। अगर किसी के बहुत ज्यादा पुराना है तो फिर आप नया बनवा लो और दोनों अपलोड करो। अगर आपके जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उससे 1 साल ही पुराना है तो फिर वो ही आपके काम आएगा, आपको नया ना तो बनवाने की जरूरत है, ना कोई शपथ पत्र वगैरह बनवाने की जरूरत है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा पुराना है, जैसे कि 2024 में आपने फॉर्म भरा था लेकिन आपके पुराना वाला 21 में या 22 में बना हुआ है, या उससे भी पुराना बना हुआ है, तो आप नया बनवा लो और वो भी साथ में अपलोड कर देना।
अगर अभी बन जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिलहाल के लिए आप पुराना वाला अपलोड कर देना, और जब डीवी के लिए आप जाओगे तब आपको ये सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल ले जाने होते हैं। उस समय आप नया वाला भी साथ में लेके चले जाना। उसके बाद में 9th नंबर पॉइंट है अटेस्टेशन फॉर्म। अटेस्टेशन फॉर्म कैसा होता है, उसका फॉर्मेट आपको, आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा, और इस पीडीएफ में भी दे रखा है, तो इसमें से भी ये आप डाउनलोड कर सकते हो। ये 2 पेज का अटेस्टेशन फॉर्म होगा। यहाँ पर आपकी फोटो लगेगी, ये पूरा इंग्लिश में भरा जाएगा और कैपिटल लेटर में इसमें ऊपर लिखा हुआ है, प्लीज राइट इन ब्लॉक कैपिटल लेटर, यानी पूरा एक एक, हर एक लेटर जो है वो कैपिटल लेटर होना चाहिए। आपका नाम, सरनेम, रोल नंबर, मेरिट नंबर, जो आपकी लिस्ट में मेरिट नंबर था वो मेरिट नंबर, फिर एड्रेस आ जाएगा, होम एड्रेस आ जाएगा, फिर पिछले 5 साल से आप कहाँ कहाँ पर रहे हैं। अगर एक ही जगह पे रहे हैं तो उस जगह का एड्रेस, दो अलग अलग जगह पे रहे हैं तो दोनों का एड्रेस आपको इसमें भरना है। फिर फादर डिटेल आ जाएगी, उनका एड्रेस आ जाएगा, उनका प्रोफेशन क्या है वो आ जाएगा। ठीक है। और अगर वो सर्विस में है तो उनका डेजिग्नेशन और ऑफिशियल एड्रेस भी यहाँ पर आपको डालना है। फिर नेशनलिटी सबकी इंडियन है ही है। उसके बाद में आपका जो प्लेस ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपको भरना होगा। ठीक है। फिर आप प्रेजेंट एज एज ऑन एडवर्टाइजमेंट नॉर्म्स, यानी भर्ती विज्ञापन में आप देखोगे उसमें कौन सी डेट लिखी हुई है, उसके अनुसार आपकी कितनी एज हो रही है वो यहाँ पर आपको लिखनी है। ठीक है। उसके बाद में आपने जब 10th कंप्लीट की थी तब आपकी एज क्या थी, वो एज आपको पूरी कैलकुलेट करके निकाल कर यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद में आपका प्लेस ऑफ बर्थ वगैरह ये आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कौन सा था वो आ जाएगा, आपका रीजन कौन सा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है वो इसमें आ जाएगा। क्या आप शेड्यूल कास्ट से हैं, हाँ या ना, यस है तो यस, नो है तो नो पढ़ना है। उसके बाद में एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपने पिछले 15 साल में की है, जैसे अभी 2025 चल रहा है तो 2010 के बाद से आपने क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन की है और कहाँ कहाँ से की है, वो सारी डिटेल यहाँ पर आपको भरनी होगी। जैसे कि स्कूल का नाम आएगा, वो स्कूल कहाँ पर है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है वो है, उस स्कूल में आपने एडमिशन कब लिया और कब वो स्कूल छोड़ी, और कौन कौन से एग्जामिनेशन आपने पास किए और कब पास किए, उनकी डिटेल यहाँ पर आपको भरनी है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो है, अगर आप ऑलरेडी सर्विस में हैं तो उसकी डिटेल यहाँ पर आपको भरनी होगी। फिर उसके बाद में हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड बाय कोर्ट, यानी आपके ऊपर कोई मुकदमा अगर चला है तो सिंपली यहाँ पर नो आ जाएगा। उसके बाद में दो रिस्पॉन्सिबल पर्सन के यहाँ पर आपको नाम लिखने हैं, यानी आस पड़ोस के कोई भी हो, उनके 2 जनों के आपको यहाँ पर नाम लिखने हैं। फिर नीचे यहाँ पर आपके साइन हो जाएंगे, डेट लग जाएगी। डेट कौन सी लगानी है, जिस दिन भी आप फॉर्म सबमिट करोगे वो वाली डेट लगा देना। ये स्क्रूटनी फॉर्म जब सबमिट करोगे, जैसे 28 को करोगे या 29 को करोगे, वो डेट और प्लेस आपके डिस्ट्रिक्ट का जो नेम है वो यहाँ पर लिख देना। ये फॉर्म यहाँ पर तक आपको भरना है। उसके बाद में नीचे आपको यहाँ पर अटेस्टेड करवाना होगा, किसी भी गजेटेड ऑफिसर की सील लगेगी, उनके साइन होंगे और अटेस्टेड करवाना होगा। और यहाँ पर ये आपकी वापस डिटेल भरी जाएगी, आपका नाम, फादर नेम वगैरह, और नीचे यहाँ पर गजेटेड ऑफिसर के साइन होंगे। ये 2 पेज का अटेस्टेशन फॉर्म है, ये आपको हाथ से भर के इसकी पीडीएफ बनाकर जो है आपको यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट अपलोड वाला ऑप्शन है, इसमें जो अटेस्टेशन फॉर्म का ऑप्शन है यहाँ पर आपको भरना होगा। अब इसके नंबर तो कुछ होंगे नहीं अटेस्टेशन फॉर्म के, तो यहाँ पर आप निल लिख देना या फिर NA लिख देना, और डेट जो है जिस दिन फॉर्म भरा है, फॉर्म में जो आप डेट लगाओगे वो डेट लिख देना, और उसके बाद में आगे उसको अपलोड कर देना। तो इस तरह से अटेस्टेशन फॉर्म आपको भरना है हाथ से, और उसको गजेटेड ऑफिसर्स की सील और साइन लगाकर अटेस्टेड करना है, और वो यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। फिर उसके बाद में 10 नंबर पॉइंट है 2.5 लाख आय प्रमाण पत्र। अब जो जनरल कैटेगरी से है या SC ST कैटेगरी से है, उनके लिए ये आय प्रमाण पत्र लगाने की आवश्यकता नहीं है। जो EWS से है उनके लिए भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका EWS ऑलरेडी बना है, तो इसका मतलब आपकी आय कम है। लेकिन जो OBC कैंडिडेट है, नॉन क्रीमीलियर, ठीक है, हालांकि इसमें दे नहीं रखा है कि जरूरी है, लेकिन फिर भी आप 2.5 लाख का आय प्रमाण पत्र बनाकर इसमें अपलोड करना। हर एक एग्जाम के अलग अलग रूल है, वहां पर डीवी किस तरह से होगा, हो सकता है मांग भी ले, हो सकता है नहीं भी मांगे। अगर, लेकिन जो ओबीसी नॉन क्रीमिलियर के हैं, वो 2.5 लाख का आय प्रमाण पत्र, 4 पेज का जो फॉर्मेट आता है आय प्रमाण पत्र, किसी भी स्टेशनरी की दुकान पे या फिर जो आप शपथ पत्र अगर बनवाओगे उनके पास मिल जाएगा। वो बनाकर आपको यहाँ पर अपलोड करना है।
फिर उसके बाद में डिप्लोमा धारक प्रमाण पत्र, अपने कोई डिप्लोमा अगर मांगते नहीं है उसकी जरूरत नहीं है। स्पोर्ट पर्सन सर्टिफिकेट, अगर आपने स्पोर्ट कोटा से भरा है फॉर्म तो आपको सर्टिफिकेट लगाना है, नहीं तो इसको खाली छोड़ देना है। उसके बाद में हस्तलिखित। हस्तलिखित क्या है? एक फॉर्मेट है, वो आपको भरना होता है और इसमें अपलोड करना होता है। फॉर्मेट मैं आपको बता देता हूँ, ये होता है हस्तलिखित, हस्ताक्षर प्रारूप जिसको कहते हैं। अब ये फॉर्मेट हालांकि स्टेनो के लिए नहीं दे रखा है, लेकिन बोर्ड का ही एक दूसरी परीक्षा हुई थी पशु परिचर की, उसमें ये फॉर्मेट दिया था, इस फॉर्मेट में उन्होंने ये भरा था हस्तलिपि का। तो ये वाला वापस आप टाइप करवा लेना और इसमें जहां पर पशु परिचर लिखा हुआ है वहां पर अपनी स्टेनो भर्ती परीक्षा 2024 लिख देना। और फिर उसके बाद में इसका प्रिंट निकाल के, ब्लैंक प्रिंट निकालना है, जैसे कि ये फॉर्मेट है इस तरह से फॉर्मेट बना के इसका प्रिंट निकालना। और उसके बाद में जो ये भरोगे आप, ये आपको सारे हाथ से भरने होंगे। आपका नाम, आपके रोल नंबर, दस्तावेज सत्यापन की दिनांक, समय एवं दल संख्या, इसको एक बार खाली छोड़ देना आप। उसके बाद में मैं, उसके आगे आपका नाम आ जाएगा, फिर फादर्स नेम, उसके बाद में रोल नंबर, आवेदन क्रमांक यानी जो आपने फॉर्म भरा था स्टेनो का उसमें जो नंबर थे वो नंबर यहाँ पर लिखने हैं, और भर्ती परीक्षा का इसमें नाम लिखना है। ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर इंग्लिश में भी ये चीज आपको लिखनी है और यहाँ पर आपके साइन हो जाएंगे। ये भर के आपको उसमें अपलोड करना है। तो ये है हस्तलिपि वाला। उसके बाद में शपथ पत्र। तो शपथ पत्र, इसमें शपथ पत्र का ऑप्शन भी दे रखा है और नीचे फिर भी अलग अलग दहेज के लिए भी शपथ पत्र के ऑप्शन दे रखे हैं। इस शपथ पत्र में आप क्या करना है, अगर जैसे कि आपके ओबीसी वगैरह कुछ बना हुआ नहीं है, पुरानी डेट का है, उसके लिए आप कोई शपथ शपथ पत्र लगा रहे हैं तो या तो वो अपलोड कर दो, नहीं तो आप एक सिंपल शपथ पत्र ये वाला बना के अपलोड कर देना, जो संविधान संबंधी होता है, ये वाला आप बनाकर अपलोड कर देना। ये सारी पीडीएफ जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा इसका लिंक, तो वहां से ये सारा आप फॉर्मेट देख सकते हो। उसके बाद में जाति प्रमाण पत्र। तो जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे लगाना है। इसके ऊपर वाला जो ऑप्शन था ये केवल ईडब्ल्यूएस के लिए था। ईडब्ल्यूएस वाले इसमें अपना जो है ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगाएंगे और ओबीसी वाले इसमें लगाएंगे। हालांकि दोनों ऑप्शन है तो दोनों में से किसी एक में ही आपको ईडब्ल्यूएस का लगाना है। ईडब्ल्यूएस यहाँ पर भी लिख रखा है और यहाँ पर भी लिख रखा है, तो दोनों में से किसी एक में लगा देना। और ओबीसी कैटेगरी वाले जो हैं, ओबीसी एससी एसटी या एमबीसी वाले, उनको इस ऑप्शन में ही 15 नंबर वाले में अपलोड करना है। उसके बाद में बच्चों का घोषणा पत्र। इसके लिए भी एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में आपको घोषणा पत्र तैयार करवाना है। हालांकि ये स्टाम्प पर होगा या नहीं होगा इसके बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन बेटर ये रहेगा कि आप 50 रुपए के स्टाम्प पर ये जो है संतान संबंधी घोषणा पत्र ये तैयार करवा लेना। इस तरह का ये फॉर्मेट है। इसमें भी सेम यही चीज आपको करनी है, ये भर्ती परीक्षा का नाम जो है इसकी जगह आप स्टेनो भर्ती परीक्षा लिख देना। फिर उसके बाद में ये पूरा आपको भरना है। आपका नाम वगैरह आ जाएगा, रोल नंबर आ जाएगा। अगर आप अविवाहित हैं, आपकी शादी नहीं हो रखी है, तो सभी जगह शून्य शून्य आ जाएगा, नील आ जाएगा और नीचे आपके साइन हो जाएंगे। और शादी वगैरह हो रखी है तो डेट को ध्यान में रख के आपको पढ़ना है, जैसे कि 31 मार्च 2002 तक आपके कितने संतान थी उनकी डिटेल इसमें आएगी, कि जैसे दो थी तो दो लिखना है और दोनों का नाम और उनकी जन्म तिथि। और 1/6/2002 के बाद में आपकी कितनी संतान हुई उसमें आपको ये लिखना है और उनके नाम और जन्म तिथि यहाँ पर आ जाएगी। इस तरह से ये बच्चों, संतान संबंधी जो घोषणा पत्र है बच्चों का, वो आपको तैयार करना है। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट, दहेज और धूम्रपान निषेध के लिए शपथ पत्र। 50 रुपए के स्टाम्प पर आपको बनाना है, दोनों एक में ही आप बना लेना, दहेज वाला भी और धूम्रपान वाला भी। दहेज वाले में क्या है, सिंपल है, अगर आप अनमेरिड है तो आपको यही लिखवाना है कि भविष्य में जब भी मैं शादी करूंगा, विवाह करूंगा, तब ना मैं दहेज लूंगा ना दूंगा। और धूम्रपान के लिए ये हो जाएगा कि मैं धूम्रपान नहीं करता हूँ, ना ही कभी भविष्य में करूंगा। और अगर आप विवाहित है तो आपको ये लिखना है कि मेरा विवाह इतनी इतने तारीख को हो रखा है और विवाह के समय ना तो मैंने दहेज लिया ना दहेज दिया। फॉर्मेट, थोड़ी लैंग्वेज आपको देखनी है तो वो इस फॉर्मेट से आप देख सकते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है, विवाह के समय मेरे घर वालों ने ना तो दहेज लिया है ना दिया है। ये किन के लिए है, जिनका विवाह हो रखा है, और जिनका विवाह नहीं हो रखा है उनके लिए ये है।
कि भविष्य में जब भी मेरा विवाह होगा तब मेरे घर वाले ना दहेज लेंगे ना देंगे। ये फॉर्मेट आप ले सकते हैं। और वैसे आप शपथ पत्र बनवाने जाओगे नोटरी वालों के पास, तो उनके पास ऑलरेडी फॉर्मेट होते हैं, तो उसमें आप बनवा लेना। फिर नेक्स्ट 18 नंबर पॉइंट है, राजपत्रित अधिकारी द्वारा दो अलग अलग चरित्र प्रमाण पत्र। ठीक है, दो आपको अलग अलग कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने हैं। जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है वो आपको किसी भी स्टेशनरी की दुकान से मिल जाएगा। और वैसे मैं एक फॉर्मेट आपको बता भी देता हूँ। इस तरह का फॉर्मेट होगा, आपका नाम एड्रेस वगैरह होगा और नीचे ये लाइन लिखी होगी कि मैं इनको व्यक्तिगत रूप से इतने वर्षों से जानता हूँ और इनका नैतिक चरित्र उत्तम है। और नीचे जो है वो गजेटेड ऑफिसर के साइन होंगे। अब दो गजेटेड ऑफिसर के चरित्र प्रमाण पत्र लगेंगे, दोनों पे अलग अलग गजेटेड ऑफिसर के साइन होने चाहिए। यानी दो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको बनवाने पड़ेंगे, दोनों पे अलग अलग गजेटेड ऑफिसर के साइन करवाने हैं और फिर उन दोनों को यहाँ पर लोड करना है। फिर उसके बाद में 19 नंबर पॉइंट है, अंतिम संस्थान द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र। आपने लास्ट पढ़ाई जो भी की है, जैसे आपने ग्रेजुएशन की है, तो उस कॉलेज से जो चरित्र प्रमाण पत्र जारी होता है वो चरित्र प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे लगाना है। अगर आपके पास नहीं है तो आप जाके वहां पर अप्लाई करके वहां से चरित्र प्रमाण पत्र ले लो और लेकर यहाँ पर लगा लो। इसमें एक चीज ये ध्यान रखें, अगर आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन प्राइवेट कर रखी होगी तो फिर उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलता है। जैसे अगर आपने ग्रेजुएशन प्राइवेट की है तो आपके जो लास्ट 12th वाला था रेगुलर जो आपने की है वो वाला ही आपके काम आएगा, क्योंकि प्राइवेट वालों को कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। केवल जिन्होंने रेगुलर कर रखी होती है उनको ही कैरेक्टर, रेगुलर का मतलब है कि आप नियमित कक्षा जाते थे, कॉलेज चाहे कोई भी हो, गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे प्राइवेट कॉलेज हो, अगर आप रेगुलर जा रहे थे तो इसका मतलब वो रेगुलर है और वहां से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिल जाएगा। लास्ट आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो वो वाला लगाना है, लास्ट पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो वो लगाना है, और केवल अगर आपने 12th कर रखी है तो स्कूल का कैरेक्टर सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड करना है। फिर उसके बाद में धोखाधड़ी संबंधी शपथ पत्र। ठीक है, इसका भी एक शपथ पत्र आपको बनाना है 50 रुपए के स्टाम्प पर। इसका फॉर्मेट भी यहाँ पर आपको दे रखा है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये फॉर्मेट है। इसमें जो पहला नंबर पॉइंट है ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा 2 नंबर पॉइंट से स्टार्ट करना और इस तरह से ये सारा आप लिख देना। और इसमें अगर कोई भर्ती परीक्षा जैसे पशु परीक्षा आ रखा है तो उसकी जगह आप स्टेनो भर्ती परीक्षा लिख देना। और इस तरह से ये फॉर्मेट आप तैयार करवा देना। ये है सामान्य घोषणा पत्र। तो धोखाधड़ी वाला यही है, यानी इसमें ये लिखा होता है कि भाई हमने कोई भी नकल नहीं की है या फिर कोई भी ऐसा कुछ नहीं किया है। फिर उसके बाद में भर्ती के लिए विशेष प्रमाण पत्र, तो ये अपने स्टेनो में लागू नहीं है, इसको भरने की जरूरत नहीं है। आय प्रमाण पत्र ये भी भरने की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र ये भी अभी नहीं लगेगा। आयु में छूट का प्रमाण पत्र, तो आयु में अगर छूट लेते हैं तो उसका कोई प्रमाण पत्र वैसे नहीं होता है, लेकिन जैसे आप ओबीसी में छूट रहे ले रहे हैं तो बस ओबीसी वाला सर्टिफिकेट यहाँ पर लगा दो तो वही आयु में छूट का प्रमाण पत्र हो जाएगा। और उसके बाद में नेक्स्ट है अन्य कोई प्रमाण पत्र, यानी अदर कोई आपके पास सर्टिफिकेट है जो इन पॉइंट में नहीं आ रखा है वो आप लगा रहे हो तो वो इसमें आप लगा सकते हो। अब ध्यान आपको ये रखना है, फॉर्म को आपको एकदम सावधानी से भरना है, क्योंकि एक बार इसमें आप भर दोगे और फाइनल सबमिट कर दोगे उसके बाद में कोई चेंज नहीं होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें स्टेप बाय स्टेप होगा, सबसे पहले बेसिक डिटेल, उसके बाद में आगे आगे बढ़ते हुए लास्ट यहाँ तक आपके फॉर्म भरा जाएगा। उसके बाद में लास्ट लास्ट में आपके सबमिट का ऑप्शन आएगा। जब तक आप वो नहीं कर देते तब तक इनमें से कई पर भी जाकर आप एडिट कर सकते हैं, लेकिन एक बार आपने फाइनल सबमिट कर दिया उसके बाद में इस पूरे फॉर्म में कहीं पर भी कुछ भी चेंज नहीं होगा। एकदम आराम से ध्यान से अपनी डिटेल भरना, जो भी आप नंबर वगैरह डाल रहे हैं, अपने क्वालिफिकेशन के लिए डाल रहे हैं, उनके रोल नंबर डाल रहे हैं, जो भी आप डिटेल इसमें डाल रहे हैं वो एकदम अच्छे से देख कर ही इसमें डालना और दोबारा 2-3 बार क्रॉस चेक करके उसके बाद में ही सबमिट करना। अगर आप खुद फॉर्म भर रहे हैं तो बिल्कुल सावधानी से भरना। अगर आप कहीं ई मित्र से भरवा रहे हैं तो आप पास में खड़े रह के भरवाना और देखना कि वो सही सही भर रहे हैं या नहीं भर रहे हैं। और भरने के बाद में भी वापस एक बार वापस आप खुद चेक कर लेना और उसके बाद में ही सबमिट करवाना, क्योंकि एक बार इसमें जो भर दिया वो उसके बाद में चेंज नहीं होगा। तो इसका आप विशेष रूप से ध्यान रखना। ये डीबी के लिए जो फॉर्मेट है ये आप एकदम सही सही भरना, सावधानी पूर्वक भरना और
30 तारीख लास्ट डेट है, तो कोई जल्दबाजी मत करो। आप पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बता दिए हैं उस तरह से अपने सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर लो। सभी डॉक्यूमेंट तैयार हो जाए उनकी अलग अलग पीडीएफ बना लो जैसा मैंने आपको बता दिया। और फिर उसके बाद में फॉर्म आप भरो, और बिल्कुल सही से भरो। भरने के बाद में 2 या 3 बार उसको आराम से चेक कर लो और उसके बाद में ही उसको सबमिट करो। फिर उसके बाद में जो भी आपके शपथ पत्र वगैरह मैंने आपको बताया, जैसे कि ये घोषणा पत्र है बच्चों का, दहेज का है, तो ये जैसे जैसे अलग अलग पॉइंट है वैसे ही आपको अलग अलग ही बनवाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि एक में ही आप बच्चों वाला भी लिख रहे हैं, दहेज वाला भी लिख रहे हैं, या दूसरा धोखाधड़ी वाला ये भी लिख रहे हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। जैसे इसमें अलग अलग पॉइंट दे रखे हैं उस हिसाब से अलग अलग ही डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे। और इस संलग्न संख्या में जैसे जैसे आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते जाएंगे उसके कंटिन्यू में आगे से आगे आपको नंबर लगाते जाने हैं, 1 2 3 4 5। बीच में अगर 2 जगह आप नहीं भर रहे हैं तो कोई बात नहीं, उसको छोड़ के आगे वाले में नेक्स्ट पॉइंट आपको लगा देना है। तो इस तरह से ये फॉर्म आपको भरना है। फॉर्मेट जो है, फॉर्मेट कोई आ नहीं रखे हैं शपथ पत्र के, लेकिन जो पुरानी भर्ती वगैरह थी अधीनस्थ कोड की, उनमें किसी में फॉर्मेट उन्होंने जारी किए थे, वो फॉर्मेट यहाँ पर मैंने आपको बताए हैं। उसके अलावा आप जब भी नोटरी वालों के पास जाएंगे, स्टाम्प वालों के पास बनवाने के लिए, तो उनके पास भी कुछ फॉर्मेट होते हैं पहले से, वो उसके अनुसार बना लेंगे। नहीं तो आपके पास जो ये फॉर्मेट है वो आप लेके चले जाना और उस फॉर्मेट में आप बनवा लेना। और साथ में जो भी डॉक्यूमेंट है वो आप पहले पूरे अच्छे से तैयार करवा लेना, उसके बाद में ही फॉर्म भरना। इसके अलावा फॉर्म भरते समय कहीं पर भी कोई दिक्कत आए या फिर साइड वगैरह स्लो चल रही है तो आप वहां पर रुक जाओ। उसको बार बार करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई दिक्कत आ रही, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप पूछ सकते हैं। पूरा पूछ के पता करके उसके बाद में ही भरना, फिल करना। और पूरा भर लो, उसके बाद में अच्छे से वापस चेक करके उसके बाद में ही फाइनल सबमिट करना। इसका आप विशेष रूप से ध्यान रखना। ये सारे डॉक्यूमेंट इसमें अपलोड होंगे। और उसके बाद में आपका डीवी होगा, यानी आपको सारे डॉक्यूमेंट लेकर जाने पड़ेंगे। उस समय आपको ये सारे ओरिजिनल लेकर जाने होंगे, जैसे कि शपथ पत्र है, ये सारे आपको बनवाने हैं। अभी तो केवल अपलोड होंगे पीडीएफ बनाकर, लेकिन जब डीवी होगा तो ये सारे ओरिजिनल आपको ले जाने होंगे। तो सभी डॉक्यूमेंट अपनी एक अलग फाइल बना लो और उसमें सभी डॉक्यूमेंट संभाल कर आप लोग रख लो। ठीक है। तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको बता दी, इस तरह से फॉर्म भरा जाएगा। उसके अलावा भी फॉर्म में कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत आए, आप गुरुकुल के हेल्पलाइन नंबर जो है उस पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।